Safiri Kashir, Esa. नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स देखने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की हेडलाइंस पर। जुल्मो सितम से सिंधु देश की आजादी के लिए उठा बगावत का तूफान। गर्मी की शिद्दत से रोजी रोटी से महरूम मजदूरों को दरपेश मुसीबतों की दास्तान। और शहबाज शरीफ हुकूमत के सालाना बजट पर सरापा एहतजाज पूरा पाकिस्तान। नाजरीन, सबसे पहले चर्चा पाकिस्तान के सिंध सूबे की, जहां बांग्लादेश और बलूचिस्तान की तरह पाकिस्तान से अलग आजाद सिंधु देश की मांग जोर पकड़ चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ हुकूमत की तानाशाही पॉलिसीज। क्योंकि तानाशाही पॉलिसी के चलते पंजाब सूबे के लिए सिंध सूबे के कुदरती वसाइल लूटे जा रहे हैं और रियासती जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठा रहे सिंधी कौम परस्तों को बर्बरियत का शिकार बनाया जा रहा है। बांग्लादेश और बलूचिस्तान की तरह अब सिंध सूबे में भी पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल शिद्दत अख्तियार कर रहा है। इन एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत कर रही सिंधी कौम परस्त सियासी जमातों ने बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग आजाद सिंधु देश बनाने के लिए इनकलाबी तहरीक बेहद तेज कर दी है। ये सच्चाई सिंधी कौम और सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरों में पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए बढ़ती बगावती लहर से सामने आ रही है। सिंध का सबसे बड़ा मसला जो है वो कौमी गुलामी है। 1947 से जब हम मजहब के धोखे के नाम पे पाकिस्तान में गुलाम हुए तो फिर सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं ना कि जैसे एक बेहतर कौम का बुरा मुस्तकबिल वहीं से या हाल जो है वहीं से शुरू हुआ है। तो इस वक्त सिंध में बहुत सारे मसाइल हैं। इनफोर्स डिसिप्लिन्स का इशू है, उसके अलावा काफ़ी सारे हमारे पार्टी के लोग या दूसरी कौमी तहरीक की जमातों के लोग जो हैं उनको जिंदा जलाया गया, उनको कत्ल किया गया। ISI लोगों को उठाती है, सालों के साल वो टॉर्चर सेल्स में होते हैं। जैसे इस वक्त भी हमारे जस्मम के लीडर एजाज गाओ हैं, सोहेल भट्टी हैं, दूसरे लोग जो हैं वो इस वक्त भी टॉर्चर सेल्स में कैद हैं, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, और दसियों लोग जो हैं वो कैद में हैं। सिंधु देश की आजादी की तहरीक का आगाज तो सिंधी कौम परस्त रहनुमा साईं GM सैयद ने ही कर दिया था, लेकिन मौजूदा दौर में सिंध सूबे में पाकिस्तान से मुकम्मल आजादी और अलहदगी की तहरीक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है। इसकी असल वजह है पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत की सिंध दुश्मन रियासती पॉलिसियां। इन्हीं तानाशाही पॉलिसियों के तहत पंजाब सूबे के लिए दरियाए सिंध और जमीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के कंधे पर बंदूक रखकर पंजाब साम्राज्य सिंधु दरिया पर 6 कैनाल बनाने का फैसला करके 50 लाख एकड़ सिंध की जमीन पाकिस्तानी फौज के हवाले करने का फैसला किया है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर इस पर अमल हुआ तो सिंधी कौम खामोश नहीं बैठेगी। पूरी सिंध में सियासी मज़ाहमती तहरीक चलाई जाएगी।
ये फैसला अरसा के कानून की खिलाफ वर्जी और दरियाए सिंध के खिलाफ वर्जी है, जिससे पूरा सिंध मुतासर होगा। फौज की तहवील में 50 लाख एकड़ कारपोरेट फार्मिंग हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। हमारा मुतालबा है कि जमीन बेजमीन किसानों में तकसीम की जाए। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी ने सिंधी कौम को बगावत पर आमादा कर दिया है। यही वजह है कि सिंध के कोने कोने में पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के खिलाफ गम गुस्से का तूफान जोर पकड़ रहा है और सिंध देश की आजादी के लिए इनकलाबी नारे लग रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि सिंधी जमीनों और आबी वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल सिंधी कौम परस्तों को तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। वैसे तो पूरा मुल्क पाकिस्तान इस जुल्म और बर्बरियत के निशाने पर है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में मोरो के अंदर और सिंध के अंदर जो जुल्म हुआ है उस पे इस वक्त पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। अगरचे हमारे ये नाम निहाद हुक्मरान जो फारम 47 के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए हैं, सिंध पर मुसल्लत हुए हैं, और जिनके लिए पीर पगाड़ा ने कहा कि 12 अरब रुपए रुश्वत देकर सिंध की हुकूमत पे काबिज हुआ है पीपल्स पार्टी और जरदारी लीग, वो इस वक्त उन्होंने वो रवैये अख्तियार किए हैं। दौरे आमरीत की याद ताज़ा हो गई है। जनरल मुशर्रफ की याद पीपल्स पार्टी ने याद ताज़ा की है और जनरल ज़ियाउल हक की। कहते हैं कि जब जुल्म सारी हदें पार कर जाता है तो इनकलाब और बगावत का ऐसा बवंडर उठता है जो तानाशाही के ऐवानों को खंडर बना देता है। अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों समेत पूरे पाकिस्तान में। इस सच्चाई का जिंदा और जावेद सबूत है पाकिस्तान के सिंध समेत चारों सूबों में बढ़ते रियासती जुल्म सितम के खिलाफ बने खाना जंगी जैसे हालात, क्योंकि रियासती बर्बरियत से अजीरन जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के कारकुनों ने इंतकामी जुनून में पुलिस अमले और हुकूमती वुज़रा की रिहायश गाहों को आग लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है। आप देखें कि पाकिस्तान दिन ब दिन अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि इसकी ताबूत में आखिरी कील जो है वो सिंधु देश की सूरत में या आज़ाद पश्तूनिस्तान या आज़ाद बलूचिस्तान की सूरत में आएगी। आप देखें कि बलूचिस्तान में इन्होंने बलूचों के साथ क्या हाशिर किया है। दुनिया के अंदर आप देखें कि लगभग मैं तो समझूंगा कि 40-50 ममालिक में जो है वो बाद में आते हैं, लेकिन आप देखें कि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो लोगों को है जहाज़ों पे उठा लेते हैं, फिर उनको गाड़ियों में बांध के 20-30 किलोमीटर जो है वो पहाड़ियों पे उनको खींचा जाता है। तो बलूचों के साथ तो ये हो रहा है, इज्तिमाई कब्रें वहाँ से मिल रही और वही प्रैक्टिस जो है वो सिंध में अपनाई जा रही है। दरअसल पाकिस्तानी फौज के कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने खुश्क साली से दो चार पंजाब सूबे के जुनूबी हिस्से चोहिलिस्तान के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी की, लेकिन इस मंसूबाबंदी के तहत दरियाए सिंध के पानी का इस्तेहसाल करने के लिए मजीद 6 नहरों की तामीर का काम तेज किया। यही वजह रही कि दरियाए सिंध से 6 नई नहरों के तामीराती काम को रोकने के लिए कराची बार एसोसिएशन की कॉल पर तमाम सिंधी वकला तंजीमों ने कश्मीर जिले के बबरलू बाईपास पर कई हफ्ते तक एहतजाजी धरना दिया। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के तहत सिंध वकला ने एहतजाजी धरने के जरिए पंजाब सूबे की सप्लाई रोककर पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ताहम चोरी छुपे इंडस रिवर पर 6 कैनाल पर दोबारा तामीराती काम की बहाली ने सिंध में सिविल वॉर जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात का।
हालांकि मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले के चलते रोजी रोटी का मसला बेहद संगीन हो चुका है। लेकिन पोर्ट सिटी कराची और लाहौर समेत दीगर कारोबारी शहरों में इस बार खतरनाक शिद्दत की गर्मी ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के चलते सन्नतो तिजारत पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान में रोजी रोटी का मसला बेहद संगीन हो चुका है। हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबों के मुकाबले सबसे तरक्की पजीर पंजाब सूबे की राजधानी और कारोबारी शहर लाहौर तक में गरीब खानदानों का जीना मुहाल हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी तो बहुत टाइम से बढ़ी हुई है पाकिस्तान में। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों का घर में पूरा नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी बात है, आज भी मंडी में जैसे मिसाल के तौर पर पेट्रोल की कीमत गिरती है, हमें ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। जब तक हमारे मुल्क में महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी तो लोग खुदकुशी करते रहेंगे और लोग परेशान रहेंगे। बेरोजगारी को गवर्नमेंट को चाहिए कि बेरोजगारी को खत्म करें, क्योंकि बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेंगे और लोग खुदकुशी करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की अवाम बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से आए दिन खुदकुशी लोग कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। किसी भी मुल्क का सरमाया होता है मजदूर तबका, जो तामीरो तरक्की में अहम किरदार निभाता है। लेकिन दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में मजदूरों के लिए दो वक्त की रोटी तक नापैद हो चुकी है। इंसानियत सोज पहलू ये है कि शदीद गर्मी में पंजाब सूबे के दूर दराज देही इलाकों से रोजगार की तलाश में लाहौर पहुंचे दिहाड़ी मजदूर सड़क किनारे बैठे रहते हैं, ताहम उन्हें मजदूरी मिलना बेहद मुश्किल हो चुका है। गर्मी के बचाव के लिए गरीब बंदे ने क्या करना है, पानी पी लेगा बस। आधे घंटे बाद पानी पीते हैं, 15 मिनट बाद। और हमने क्या करना है? और तो कुछ खाने पीने के लिए बस इतना ही है कि दोपहर को होटलों में जाके खाना खाते हैं, वो भी महंगा है इतना। 5 बच्चे ने, एक बीवी है, बस उन्होंने दी खातिर मजदूरी कर रहे हैं जी। गर्मी बहुत है, लेकिन ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਾਂ ਛੂੰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। लाहौर शहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची जैसे बड़े शहरों में भी गर्मी की खतरनाक शिद्दत ने लोगों की बची खुची उम्मीदें चकनाचूर कर दी हैं। सितम ज़रीफी ये है कि बेरोजगारी और महंगाई के आलम में लोगों को जान बचाने की खातिर ठंडे पानी और शरबतों के स्टॉल का रुख करना पड़ रहा है। पोर्ट सिटी कराची से लगे सिंध सूबे के हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी झुलसाने वाली गर्मी के चलते लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बस बहुत शिद्दत है इस गर्मी में और काफ़ी गर्मी है, जिसकी वजह से हम पानी का इस्तेमाल, ORS का इस्तेमाल और सर जहाँ भी धूप में निकल रहे हैं तो सर को ढांप के निकल रहे हैं ताकि हमें जो है ना इस गर्मी से बचाव किया जा सके। तो बहुत है माशाल्लाह, बंदा नींबू पानी पिए, ORS पिए, ये जितना गर्मी से बंदा बच सके, घर के नीचे बैठ जाए। और सिंध गवर्नमेंट का भी ये हाल है, तो कहीं रोडों पे बंदा खड़ा हुआ है बस के चक्कर में, किसके चक्कर में, वो लगाने चाहिए छतरे, मतलब सहूलत होने चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बंदे गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कुछ पिया होता है, लाइट नहीं होती है, बंदा और गर्मी में ज़्यादा परेशान होता है। ये साल में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है कराची में, जहाँ बहुत गर्मी है, इतनी लाइट भी नहीं है, पंखे भी नहीं चलती हैं, इस वजह से बंदा कहीं भी निकलता है, इतनी गर्मी होती है, पसीने पसीने बंदा हो जाता है, कोई गिर जाता है, कोई क्या हो जाता है। एक
एक तरफ जानलेवा गर्मी और दूसरी तरफ बिजली पानी की बेतहाशा लोड शेडिंग कराची समेत पूरे सिंध सूबे के खानदानों के लिए अजाब बन चुकी है। लिहाजा गर्मी की तपिश से बचने के लिए बेशतर बच्चे और तुलबा तालिबात सड़कों पर जमा आलूदा पानी का सहारा लेने पर मजबूर नजर आए, क्योंकि इंसान हो या मवेशी, गर्मी में सभी पानी की तलाश में नहरों का रुख करके जान जोखिम में डालते दिखाई दिए। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए हैदराबाद के अंदर जो गर्मी की हीट चल रही है वो 40 से 45, 45 से 46 और 47 तक टेम्परेचर गर्मी का जा पहुंचा है, जिसके अंदर रोज़मर्रा की बुनियादों पर ख़वातीन और बूढ़े ज़ईफ़ लोग जो अपने घर की रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए बाज़ार का रुख करते हैं वो ज़्यादातर हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो हैदराबाद जैसे शहर में बाज़ारों में चौक पर कोई ऐसा हीट स्ट्रोक सेंटर कायम नहीं किया गया है। अगर ये इस तरह का कोई कायम कर दिया जाए तो लोग हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, ताकि उनको फिर वक्त भी इमदाद मिल जाए। आखिरकार जिस्मों को जला देने वाली गर्मी और हीट स्ट्रोक्स की मार में बिजली पानी से महरूम खानदान करें तो क्या करें। सबसे बड़े तिजारती और समंदरी शहर कराची के बाशिंदों का कहना है कि उनके सिंध सूबे से पाकिस्तान के कौमी खजाने को 70% से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी रेवेन्यू का बेशतर हिस्सा पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की माली बेज़ाब्तगियों की भेंट चढ़ जाता है, जबकि तिजारती सरगर्मियों की गढ़ पोर्ट सिटी कराची के बाशिंदों को हर साल शदीद गर्मी के बावजूद बिजली और पानी के लिए मारे मारे भटकना पड़ता है। नतीजतन मौसम गर्मा में कराची में सरगर्म वाटर टैंकर माफिया की लूट खसूट बेहद उरूज पर पहुंच जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कराची वाटर बोर्ड के रिश्वतखोर अफसरान और पुलिस एहलकार पानी टैंकर माफिया गिरोहों की मुआवनत करते आ रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है शहबाज शरीफ हुकूमत के आम बजट के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अपने जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में आजादी और अलहदगी की तहरीक को बदनाम करने के लिए अपने पाले हुए दहशतगर्दों से हमलों की साजिशें तेज कर दी हैं। इस सच्चाई की ताजा बदतरीन मिसाल बलूचिस्तान के जिला बरखान के बाजार में हुए बम धमाके से सामने आई। बरखान के बाजार में बम धमाके के नतीजे में फौरी तौर पर 2 बलोचों के जाँ बहक और 11 के जख्मी होने की तस्दीक की गई। पाकिस्तान के दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिरा खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इंसानी फलाह बहबूद के जज्बे की अलामत मंजर आम पर आई। ये मिसाल खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान जिले के मकामी पश्तून रुस्तम नूरदाद खान ने अपने 14 साला बेटे जावेद खान के अज़ा अतिया करके पेश की, क्योंकि रुस्तम नूरदाद खान का बेटा जावेद खान सड़क हादसे में शदीद तौर पर जख्मी होने की वजह से जाँ बहक हो गया। लेकिन जावेद खान की मौत के रंजो गम के बावजूद उसके वालिद रुस्तम नूरदाद और दादा ने उसके जिस्म के जरूरी इंसानी अज़ा अतिया करने का फैसला किया। जावेद के जिस्म से अज़ा लेने पहुंचे गैर सरकारी इदारे के डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ इंसानी अज़ा मौत के बाद भी जरूरतमंदों की जान बचा सकते हैं। काबिल गौर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जिस्मानी अज़ा अतिया करने का ये पहला मामला दूसरों के लिए मसले राह बन सकता है। पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और जिनसी तशद्दुद के वाकयात में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी ही एक इंसानियत सोच सच्चाई पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में सामने आई। काबिल गौर बात ये रही कि कराची में एक स्कूल में तालिबा पर इस कदर तशद्दुद का कहर बर्पा किया गया, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल मनाजिर ने पूरी इंसानियत को झंझोड़ दिया। यही वजह रही कि कराची के सरकारी स्कूल में इंसानियत सोच वाक़े के खिलाफ वालिदैन और तलबा तंजीमों समेत सिविल सोसाइटी की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए।
ان احتجاجی مظاہروں میں شامل مظاہرین نے اسکول انتظامیہ سے انصاف کی گہار لگاتے ہوئے طالبہ کو تشدد کا شکار بنانے والی ٹیچر کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی۔ ناظرین، آخر میں رک کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین میں غم و غصے کی لہر کا۔ لہذا غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے پاکستانی فوج کی مسلط کردہ شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف اسلام آباد میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی مالی برس 2025-26 کے عام بجٹ میں تنخواہوں میں کی گئی معمولی بڑھوتری۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی برس 2025-26 کے لیے پیش کردہ سالانہ بجٹ میں ریکارڈ توڑ مہنگائی سے اجیرن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز رکھی، لیکن دوسری طرف پاکستانی فوج یعنی دفاعی اخراجات میں 20% اضافے کا اعلان کیا گیا تو اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے شدید ہنگامہ مچایا اور بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کر غم و غصے کا اظہار کیا۔ لیکن یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے سراپا احتجاج ہیں پاکستان کے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ملازمین۔ ان سرکاری ملازمین نے پاکستانی حکمرانوں خصوصاً پارلیمنٹ کے اراکین کی جانب سے قومی دولت کی بندربانٹ پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو سینیٹرز ہیں ان کی مراحت میں جب کروڑوں اربوں روپے کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس وقت بحران ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ کشمیر کے پارلیمنٹ کے ممبران کی تنخواہوں میں اور مراحت میں جب اضافہ کیا جاتا ہے، اس وقت کسی کے منہ سے یہ بات کیوں نہیں نکلتی کہ اس ملک کی معیشت بحران میں ہے؟ کہانی سنائی جاتی ہے کہ ملک معاشی بحران میں ہے۔ معاشی بحران کیا صرف ہم محنت کشوں کے لیے ہے؟ کیا ہم غریبوں کے لیے ہے؟ جو غریب، جو محنت کش اپنے ٹیکسوں سے پیسے دے کے ان سارے حکمرانوں کی عیاشیاں جو ہیں وہ ان کو برقرار رکھنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ حکمران کوئی پیسہ نہیں پیدا کرتے۔ پاکستان کے سرکاری اور غیر سرکاری شعبوں میں زیر ملازمت تنخواہ دار ملازمین ہی نہیں بلکہ تاجر برادری بھی شہباز شریف حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے سالانہ بجٹ کو عوام دشمن بجٹ بتا رہی ہے۔ پاکستانی تاجروں نے کہا کہ پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے کٹپتلی پی ایم شہباز شریف کی مخلوط حکومت مسلط کی، لیکن شہباز شریف کی حکومت پاکستانی سمیت کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے۔ لوگوں کا منتھلی سیلری جو ہے ان کے بجلی کے بل میں اور ٹرانسپورٹ کے بل میں 50% چلے جاتی ہے۔ آپ نے انفلیشن کم کرنے کے لیے کیا بات کی ہے؟ آپ بولتے ہیں انفلیشن نیگیٹو میں جانا چاہیے۔ سری لنکا بینکرپٹ ہوا تھا، -4.5 نیگیٹو ہے انفلیشن، تو مہنگائی ختم ہوگی نا۔ آپ تنخواہیں بڑھا دو، یہ بڑھا دو، بھائی مہنگائی کم کر دو نا۔ آپ کو تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مہنگائی کم کرو۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ جیسے کہ ایگریکلچر جب 18 امینڈمنٹ کے بعد ایگریکلچر 4 صوبوں میں چلے گیا، جب ایک ساتھ فیڈرل میں تھا، جب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا ایگریکلچر، ہمارے پاس کوئی فگرز نہیں ہوتے تھے کہ ہم اتنی کاٹن کراپ کریں گے۔ آج کاٹن کراپ جو بھی ہماری 90s میں جو کاٹن کراپ تھی وہ کراپ ہو رہی ہے، اس سے بھی کم ہو رہی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہم بول رہے ہیں ہم پازیٹو گروتھ کر رہے ہیں، اس کو پازیٹو گروتھ بولتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایکسپورٹ صرف پاکستان کا دیکھو، ایکسپورٹ تو بڑھ ہی نہیں سکتا نا، کامن سینس کی بات ہے۔ جب آپ کی انرجی کاسٹ زیادہ ہو
آپ کی ٹیکس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو ریجن میں, آپ کا انٹرسٹ ریٹ سب سے زیادہ ہو, آپ بولو ایکسپورٹ بڑھ جائے. کیسے جادو ہے, الادین کا چراغ گھسیں گے ایکسپورٹ بڑھ جائے گی؟ ایکسپورٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ اب 3 چیزیں صحیح نہیں کریں تو. آپ کی ایکسپورٹ صرف اس وقت جو بڑی ہے, ایک ای ایف ایس اسکیم جو ایف بی آر نے بنائی تھی, جس کے اندر ایف بی آر کے سینئرز نے محنت کی تھی, جنہوں نے 3-4 اسکیم کو ملا کے ایک اسکیم بنائی جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھی, اس کو بھی اب ڈیمیج کیا جا رہا ہے. K4 کے اندر انہوں نے کتنے بلین رکھے ہیں؟ 3.2 بلین. شرم آنی چاہیے. جبکہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا 2026 میں K4 چالو ہو جائے گی اور 150 بلین کچھ چاہیے اس کو, اور 3.2 بلین رکھے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا بیوقوف بنا رہے ہو سب کو؟ آپ کیا کر رہے ہو کراچی کے لیے؟ کیا کر رہے ہو؟ اور اتنے چھوٹے سے ایک آبادی والے ایریا کے لیے کراچی سے 40%, 50% زیادہ وہاں اماؤنٹس رکھی گئی ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ کہ آپ سکر حیدرآباد کا دیکھو 15 بلین کیسے بنے گا؟ صرف باتیں ہیں. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کب تک لوگوں کو آپ بیوقوف بناؤ گے, کب تک لوگوں کو آئی واش کرو گے. تو یہ آئی واش کرنا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, ہم کتنے سال سے کہتے ہیں کہ آپ آئی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو آپ آڈٹ کرو. کیوں آڈٹ کے لیٹر بھیجتے ہو؟ آپ کا سسٹم بناؤ, آپ کا سافٹ ویئر بناؤ. صرف زبانی جمع خرچی کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ بینکس کے اندر کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈز ہیں, ہم بل پے کرتے ہیں 1 منٹ میں ہمیں میسج آتا ہے. یہ کیا ہے؟ آن لائن آپ کا ریئل ٹائم آڈٹ ہو رہا ہے, ریئل ٹائم آپ کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے. کیا ایف بی آر نہیں کر سکتا؟ یہ ایف بی آر نہیں کرتا. آج سے کتنے سالوں تک ہم کہتے رہے ہیں کہ آپ جو ہے ٹیکس نیٹ بیس کو بڑھائیں. ہم نے اس میں ٹریول ہسٹری نکلوائی, ہم نے یوٹیلیٹی کے بل کی بات کی, ہم نے ان سے گیس کے بل کی بات کی, موبائل فون کے بل کی بات کی. انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا ٹیکس نیٹ بڑھانے کی. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا یہ ایپیسوڈ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اور اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.